आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। यही समय है टॉपर बनने का, इसे खोना नहीं। जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 1 नंबर और 3 नंबर वाला, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप लोग का 2 नंबर वाला परीक्षा नहीं होता है, क्योंकि ये है ज्योग्राफी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का यानी 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 25 को ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का 45 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, यानी टोटल आप लोग का एग्जाम होगा 70 नंबर का ज्योग्राफी में, ठीक है। क्योंकि भाई आप लोग का 30 नंबर का तो केवल प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हल्के में नहीं लेना है इस वीडियो को, ठीक है। ये वाला है आप लोग का वीडियो 1 है, ठीक है। और इसी तरह का आप लोग का आंधी तूफान जैसा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिए। मैं 100% कहता हूँ भाई, जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ ना, इसी से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मात्र इतना हिस्सा लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर आंसर में लिख देना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है। अगर देखा जाए 2001 के अनुसार तो आप लोग का हो जाएगा 102.8 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जनगणना होता है 10 साल में एक बार होता है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। और देखा जाए 2021 में जनगणना नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को आंसर में लिख देना है, प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार यह है। एक होता है अस्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। तो यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। टिस्को का पूरा नाम क्या है, यानी टिस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोग को लिख देना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। मात्र इतना हिस्सा लिखना है। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संचार के कई 2 स्रोत लिखिए। तो यहाँ पर एक हो जाएगा रेडियो, दूसरा हो जाएगा टीवी, ठीक है। 2 स्रोत बोला है, 2 लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। नवीकरणीय संसाधन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण इस प्रकार है। एक है पवन ऊर्जा, दूसरा है आप लोग का सौर ऊर्जा। पवन मतलब हवा और सौर मतलब सूर्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। लोह धात्विक खनिज किसे कहते हैं। लोह मतलब लोहा, जिसमें लोहा का अंश रहता है उसी को लोह धात्विक खनिज कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, वैसे खनिज जिनमें लोह अंश मौजूद रहते हैं लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा एवं मैग्नीज, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। देखिए अगर आप लोग भूल जाते हैं तो इतना सा आप लोग को याद रखना है, लोह मतलब लोहा, ठीक है। जिसमें लोहा का अंश रहता है उसी को लोह धात्विक खनिज कहते हैं। और जैसे में लिख दीजिएगा लोहा एवं मैग्नीज, ठीक है। तो भी आप लोग को पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्षा जल संग्रह करने से क्या लाभ हो सकते हैं, यानी वर्षा के पानी को जमा करने से, इकट्ठा करने से क्या लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, वर्षा जल संग्रह पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है। यानी वर्षा के पानी को एक जगह जमा करने से भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है। देखिएगा आप लोग गर्मी के मौसम में, ठीक है, गर्मी के मौसम में देखिएगा जो नल का पानी होता है, ठीक है, यानी उसका जल स्तर नीचे हो जाता है, जिस कारण से लेट में भी पानी निकलता है, ठीक है। अगर वहीं पर गड्ढा कोड़ के वेस्ट पानी को इस गड्ढा में अगर जमा किया जाए तो वहां पर देखिएगा उस नल का पानी यानी जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषक को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है, ठीक है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए, आप लोग का यहाँ से यानी 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, परिवहन के 3 किन्हीं महत्व का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है परिवहन के क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, परिवहन के विभिन्न महत्व है जिनमें 3 महत्व निम्नलिखित है। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट में लिख देना है, परिवहन के साधनों द्वारा कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाया जाता है। यानी परिवहन के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से कच्चा माल कारखानों तक यानी उद्योग फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दूसरा पॉइंट में लिख देना है, उद्योगों का तैयार माल उपभोक्ता तक तथा निर्यात हेतु अन्य देश तक परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी उद्योग में जो भी वस्तु तैयार होती है उसको उपभोक्ताओं तक तथा बाजारों तक यानी अन्य देश में भी पहुंचाया जाता है, ठीक है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है, परिवहन के साधनों पर ही देश की कृषि
उद्योग और व्यापार की उन्नति निर्भर करती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। लघु उद्योग की किन्हीं तीन विशेषता का उल्लेख करें। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है लघु उद्योग की किन्हीं तीन विशेषता निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा, और देखिए जैसा जैसा लिखल है एकदम वैसा ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखना है आप लोग को, लघु उद्योगों में सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं, यानी लघु उद्योग में मजदूर काम करते हैं। दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, लघु उद्योगों में उत्पादन मशीन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी लघु उद्योग में जो भी वस्तु बनती है, ठीक है, वो मशीन के द्वारा बनता है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है, यानी लघु उद्योग में जो भी वस्तु तैयार होती है वे बड़े क्षेत्र के मांग को भी पूरा करता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिखना है। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है, लघु उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से आयातित माल द्वारा होती है। ठीक है, यानी लघु उद्योग में जो भी कच्चे वस्तु रहती है, कच्चे माल होती है, वो बाहर से भी मंगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पांचवा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है, लघु उद्योगों में निर्मित माल का बाजार विस्तृत होता है, अर्थात यह दूरस्थ बाजार में भी भेजा जाता है। यानी जो भी लघु उद्योग में वस्तु तैयार होती है उसको बाजार में भेजा जाता है, या फिर दूर बाजार में भी भेजा जाता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के किन्हीं तीन कारणों। यहाँ पर देखिए आप लोग को आंसर में लिख देना है, दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के तीन कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में आप लोग लिख दीजिएगा, इस क्षेत्र में नकदी फसल के लिए अधिक विकल्प हैं, इसलिए किसान कपास, मूंगफली, नारियल, तंबाकू इत्यादि में अधिक रुचि रखते हैं। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत क्षेत्र में, ठीक है, यानी पानी की सुविधा अधिक है, इसलिए लोग कपास, मूंगफली, नारियल, तंबाकू यानी खेती करने में ये सब में रुचि रखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग को दूसरा पॉइंट में लिख देना है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में पानी की कमी के कारण उच्च सिंचाई दरें हैं, यानी महाराष्ट्र जैसे राज्य में पानी की सिंचाई के लिए सुविधा अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग को तीसरा पॉइंट में लिख देना है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती कम विस्तृत क्षेत्र में होती है, यानी उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ना की खेती कम होती है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में प्रवास के किन्हीं तीन प्रमुख परिणामों का वर्णन करें। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, भारत में प्रवास के तीन परिणाम निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए पहला है जनसांख्यिकीय परिणाम। ठीक है, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या को पुनर्वितरण होने से वायु लिंग अनुपात में गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रवास से लोग, यानी जनसांख्यिकीय परिणाम का मतलब ये हुआ, यानी प्रवास होते हैं लोग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, जिससे लिंग अनुपात, ठीक है, यानी आयु लिंग अनुपात में गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट आर्थिक परिणाम। तो आप लोग यहाँ पर ब्लैक पेन से अच्छा से हेडिंग दे के लिखेगा, आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन प्राप्त करना, या जिसके लिए विभिन्न स्थानों से प्रवास किया जाता है। यानी आर्थिक परिणाम के मतलब ये हुआ, लोग प्रवास होते हैं क्यों भाई, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अलग अलग जगह पर लोग जाते हैं, प्रवास होते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में आप लोग को लिख देना है सामाजिक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं और नवीन औद्योगिक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचार का नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर विस्तरण इन्हीं के द्वारा होता है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं तीन उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को आंसर में लिख देना है, भारत में जल संसाधन की कमी के लिए तीन कारक निम्नलिखित है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है, जल की प्राप्ति, व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से प्रतिदिन कम होते जा रही है, यानी जिस कारण से लोग बढ़ रहे हैं उसी कारण से यहाँ पर जल भी कम होते जा रहा है। ठीक है, यानी प्रतिदिन। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में आप लोग को लिखना है, उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निष्कर्षणों से प्रदूषित होता जा रहा है, और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होते जा रही है। यानी जो भी हमारा देखिए जल है, ठीक है, वो उद्योग, फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, जिस कारण से जल की कमी होते जा रही है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, अंतरराज्य तथा अंतरदेशीय विवादों ने जल के बंटवारे की समस्या खड़ी कर दी है। तो इतना सा आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई? अंतर। ठीक है, जब भी अंतर कहेगा भाई इस प्रकार का आप लोग कॉलम बना लीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, इधर लिखेगा आप लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत और इधर लिखिएगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जगह नहीं था इसलिए मैं इस प्रकार बना दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार का हेडिंग दीजिएगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को पहला पॉइंट में लिख देना है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा ये अधिक महंगे होते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। चौथा पॉइंट में लिखिएगा यानी इसका उदाहरण को। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति इत्यादि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, देखिए कोयला, पेट्रोलियम ये कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, और ये महंगे भी होते हैं, साथ ही प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत को यहाँ पर चारों पॉइंट का अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा इधर छाप देना है। ठीक है, देखिए कैसे है। ठीक है, तो इधर देखिएगा आप लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग का पहला पॉइंट क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पर देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पर उल्टा छाप देना है आप लोग को। ठीक है, ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में लिखिएगा ये सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर ऊपर में दूसरा पॉइंट क्या है? ये अधिक महंगे होते हैं। ठीक है, तो इधर आप लोग को कैसा लिखना है? ये अधिक महंगे होते हैं, तो इधर आप लोग को लिखना है ये सस्ते होते हैं। ठीक है, बस ऐसा ही आप लोग को लिखते जाना है। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में आप लोग को लिखना है ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, इतना सा आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट में आप लोग को लिखना है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये प्रदूषण नहीं फैला सकते, ना ही ये महंगे होते हैं। ठीक है, ये तो सस्ते होते हैं भाई, और ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को लिखना है और 100% है आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट के किन्हीं 3 फायदे को बताइए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को आंसर में लिख देना है इंटरनेट के 3 फायदे निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में आप लोग को लिखना है इंटरनेट के कारण रोजगार के कई विकल्प उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, जिस टाइम से इंटरनेट आया उस टाइम से बहुत सारे रोजगार भी मिल रहे हैं और हर काम भी आसान हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट में आप लोग को लिखना है इंटरनेट की मदद से घर बैठे हर चीज की शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, यानी आप लोग देखिएगा अभी मोबाइल फोन से आप लोग का जो भी मन करेगा, ठीक है, आप लोग मंगा सकते हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, जोमेटो हुआ। ठीक है, तो आप लोग घर बैठे हर चीज मंगा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को तीसरा पॉइंट में लिखना है छात्र इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी मोबाइल से आप लोग देख रहे हैं इंटरनेट की सहायता से। ठीक है, तो आप लोग को मात्र इतना हिस्सा लिख देना है। ठीक है, और आप लोग का धाकर तरीका से आप लोग का 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है भाई। ठीक है, तो ये वीडियो को कोरोना वायरस की तरह अपने अपने दोस्तों के पास फैला दीजिए भाई, सभी के लिए हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।